की जाए जिसके बाद में आपको कोई एक से दो अच्छे रिसर्च पेपर मिले, आपको कोई अच्छी आपको आउटपुट मिले जो सारी ज़िंदगी आपका काम है। तो ये असल में इसका मकसद ये है। तो भारत ये उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे डिस्कस कर चुके हैं, कुछ मज़ीद आज हम डिस्कस करते हैं। ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च करते क्यों हैं। अगर एक आपका जो मकसद वो यही है कि आपने एमएस करना है और आपको एमएस की डिग्री चाहिए और ये पीएचडी करना है तो पीएचडी की डिग्री चाहिए, तो ये उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब तक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट जिसको हम थीसिस भी कहते हैं वो आप नहीं लिखेंगे तो तब तक जो है वो चीज़ें आपको डिग्री नहीं मिल सकती आपको। अच्छा, यहाँ एक चीज़ छोटी सी मैं और बताता चलूँ, दो आपको टर्म्स से वास्ता पड़ेगा। इसी तरीके से मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी, दो टर्म्स हैं प्रपोजल और साइनॉप्सिस। ठीक है, इसका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। प्रपोजल एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जो भी रिसर्च का आइडिया होता है वो आप उसमें डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और ये इसमें आमतौर पे जो है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन उसमें होता है। ठीक है, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद आपका डिटेल लिटरेचर रिव्यू भी आ जाता है इसमें, और उसके बाद जो है इनिशियल वर्क जो आपने किया हुआ है या जो आपका जो या इसका सोल्यूशन कह लें, प्रपोज सोल्यूशन, कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या प्रपोज कर रहे हैं आप, इस किस्म का। और उसके बाद एक टाइमलाइन भी होती है इसमें कि आप ये थीसिस कितने अरसे में कंप्लीट करेंगे, और पहले 6 महीने में क्या करेंगे, दूसरे 6 महीने में क्या करेंगे, और अगर साल का टाइम है और पीएचडी में जैसे कि 2 साल का टाइम होता है या 3 साल का, ये सारे सेक्शन होते हैं। ये कम से कम 12 से 15 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। साइनॉप्सिस जो है 1 से 1.5 सफ़े का आमतौर पर होता है, मैक्सिमम 2 पेजेस का होगा। इसमें ये जो आपका प्रॉब्लम है और ये जो सर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं ये ब्रीफ से आप उसमें जोड़ देते हैं। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है मैक्सिमम 1 से 2 पेजेस का, जबकि प्रपोजल एक थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। ये फ़र्क आपको होना चाहिए। हम यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में ना हम साइनॉप्सिस नहीं लेते, हम रिसर्च प्रपोजल लेते हैं, एमएस हो चाहे पीएचडी हो। ठीक है, उसके बाद थीसिस और डिसर्टेशन है। ये जो ये सेकंड फेज में आता है। सबसे पहले फर्स्ट फेज में प्रपोजल जमा करवाई जाती है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो आपका आइडिया है, क्या सोचा है आपने, तो वो प्रपोजल पहले जमा होती है। तो पहले एक से 1.5 सेमेस्टर में ये जमा करानी होती है। उसके बाद जब आपका एंड पे कंप्लीट हो जाती है रिसर्च तो फिर ये थीसिस या डिसर्टेशन जमा कराते हैं। आमतौर पर थीसिस जो है ना वो ये वैसे थीसिस जो है ये ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर है और डिसर्टेशन जो ये अमेरिकन नॉमेनक्लेचर है। तो अमेरिकन में आमतौर पे वो पीएचडी का जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है उसको डिसर्टेशन बोलते हैं, और जो ब्रिटिश है यूके में वो इसको थीसिस बोलते हैं। इसको एक तो ये फ़र्क है। दूसरा जो थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है वो ये है कि मैंने बताया कि ये सिर्फ नाम का फ़र्क है, बाकी कुछ उसमें ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये जो थीसिस आप लिखते हैं, थीसिस या डिसर्टेशन, उसमें भी खास चैप्टर्स होते हैं, 7 से 8 चैप्टर्स होते हैं। एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है पहला, जिसमें आमतौर पर प्रॉब्लम्स हैं आपकी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो चैप्टर होगा वो आपका इंट्रोडक्शन का होगा। इसके अंदर यही चीज़ें जो हैं अपना बैकग्राउंड बताते हैं आप अपने रिसर्च का। आमतौर पर ये 2 से 3 पेजेस का होता है। फिर इसमें एक सेक्शन आएगा मोटिव, ये लास्ट टाइम मैंने बताई थी चीज़ें। मोटिवेशन ये 1 पेज का होता है इसका। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये रिसर्च प्रॉब्लम अगर आप कहेंगे इसको, रिसर्च प्रॉब्लम भी 1 पेज का होता है। रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये एक हाफ पेज भी बहुत है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब सेकंड चैप्टर है तो उसमें क्या डिस्कस किया आपने, थर्ड में क्या, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक 2 लाइनों में पूरे डॉक्यूमेंट का जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर बताते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर बनता है हमारा आमतौर पे वो बनता है लिटरेचर रिव्यू का। अच्छा, या लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं या लिखते हैं रिलेटेड वर्क। अच्छा, ये दोनों में टाइटल हो सकता है। लिटरेचर रिव्यू और रिलेटेड वर्क में क्या फ़र्क है? लिटरेचर रिव्यू में इन दोनों से पहले आप क्या करते हैं, आज हम इस पे वैसे डिटेल में बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट में, सेक्शन में। तो हम सबसे पहले लिटरेचर का सर्वे करते हैं। कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, उसके ऊपर आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं और आर्टिकल्स हो सकते हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं, वो आप स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या अभी तक नहीं हुआ, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पॉसिबल मज़ीद हैं जो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद तो आप उसका रिव्यू लिखते हैं। रिव्यू उसकी वो आप कह लें कि अब आप लाहौर गए, 3 दिन घूम फिर कर आए, तो आगे फिर आप 4-5 सफ़ा उसका रिव्यू लिखेंगे, ठीक है ना, कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या किया, कब गए, कैसे वापस आए, सारा। तो जो उसकी पूरी उसकी जो आप एक रुदाद लिखेंगे उसको क्या कहते हैं? रिव्यू। तो लिटरेचर, जो लिटरेचर पढ़ा, जो उसमें देखा, जो मिला वो भी लिख दें, जो नहीं मिला वो भी लिख दें, लोगों ने क्या क्या किया है वो भी लिख दें, जो लोगों ने क्या क्या नहीं किया वो भी लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिव्यू। पहले सर्वे करते हैं। सर्वे में आप डाउनलोड भी करना उसी में शामिल है, उसको पढ़ना भी, उसको उसमें सारे वो जो आप उसमें अंडरलाइन चीज़ें करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है उसमें, तो उसको हम ये डिटेल में बात करते हैं, तो उसका रिव्यू लिखते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में फॉर एग्जाम्पल आपने अगर MS की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर 70-80 या 100 के करीब रिसर्च पेपर्स आप डाउनलोड करते हैं, और उसमें से फिर कुछ काम के मिलेंगे आपको, कुछ काम के नहीं मिलेंगे आपको। तो उसमें से फिर 40-45 के करीब आप जो है ना, एटलीस्ट आपके जो पेपर जिनका रिव्यू आपको लिखना ज़रूरी है। आप लोग बहुत सारे पेपर डाउनलोड करेंगे, टाइटल से आपको लगेगा ये मुझसे रेलेवेंट है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मली पढ़ लें, इसके आप टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ लें तो आपको 60-70-80% पता चल जाएगा कि इस पेपर किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना चाहते हैं किसी, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे काम करना चाहते हैं, और आपको लगा कि ये पेपर डाउनलोड टाइटल से लगा, लेकिन साथ टाइटल्स से नहीं पता चलता, तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिए से, किस टॉपिक से रिलेटेड ये काम है। तो रिलेटेड वर्क जो है वो इसका सब पार्ट होता है। साफ ज़रा जो आपने लिटरेचर सर्वे किया है वो सारा तो रिलेटेड नहीं है आपसे। तो रिलेटेड वर्क अगर आपने चैप्टर का नाम रखा है तो फिर वो 12, 14, 15, 20 मैक्सिमम, तो रिलेटेड वर्क आमतौर पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बहुत थोड़े। कुछ पेपर अच्छी, इसमें भी रिलेटेड वर्क के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। एक वो पेपर हैं जो थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, 20, 30, 40% ऐसे ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, और ऐसे पेपर जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बड़े क्लोज हैं, तकरीबन आपसे मिलता जुलता ही काम पहले भी किसी ने किया, ऐसे आपको 2, 3, 4 पेपर मिल जाए तो बड़ी बात है। तो जो क्लोजली, बहुत क्लोजली आपके करीब है, ऐसे पेपर बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बहरहाल, तो वो रिलेटेड वर्क आमतौर पर अगर सेक्शन का हेडिंग रखा है तो फिर आप सिर्फ वही पेपर डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल रेलेवेंट है, जो रिलेट कर रहे हैं आपके काम से। जो रिलेट नहीं कर सकते, पर रिलेट करने वाले तो कम पेपर होंगे, 10, 12, 15 हो जाए तो बड़ी बात है। और अगर आपका चैप्टर का नाम लिटरेचर रिव्यू है तो फिर वो जितना भी आपने सर्वे किया है उसमें जितनी भी चीज़ें मिली आपको, तो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर इसलिए ज़्यादा बड़ा होगा और उसमें जो पेपर डिस्कस किए हैं वो भी ज़्यादा होंगे। जो रिलेटेड वर्क है उसमें ज़रा रेलेवेंट कम होते हैं। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसमें हम मेथडोलॉजी डिस्कस करते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी। जो अभी मैंने आपको एक लास्ट टाइम मेथड बताया था, एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, तो उसमें आप ये बताएंगे कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी फॉलो की जब आप रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें रिसर्च आपका प्लान क्या था। तो यही जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक लिटरेचर सर्वे करते हैं बहुत सारा, उसमें से फिर हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर हम उसके ऊपर मज़ीद लिटरेचर रिव्यू करके फिर देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अच्छा, सोल्यूशन जो है ना हमने भी उसी तरह का देना है जिस तरह की बाकी दुनिया देती रही है। सोल्यूशन हमने वैसे ही देना होता है जैसी बाकी दुनिया देती रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकिल बाइसाइकिल 2 पहियों की है तो आपने जो पेपर में जो नई बाइसाइकिल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो 3 या 4 पहिए 1 पहिए की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे जी
उसको नया बनाने के लिए आपने जी मैंने एक साइकिल वाली पहिए वाली बना दी साइकिल, वो भी ये आमतौर पे सर्कस में कुछ लोग चलाते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। देखें आप जितनी हट के चीज़ बनाएंगे ना, जितनी हट के चीज़ बनाएंगे उतनी प्रूव करनी है आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपने साइकिल बनाई है 2 पहिए वाली, ठीक है, तो उससे पहले भी लोग 2 पहिए वाली साइकिल चलाते रहे हैं, तो आप कहते थे कि जी पर्सन ए ने ये देखिए ये साइकिल चलाई थी, अगर ये वो उसने ये वाली साइकिल चलाई तो मेरी भी ये वाली चल सकती है, मेरी भी वो साइकिल चल सकती है। तो ये आपको प्रूव करना रिलेटिवली इजी होगा। तो ये जो इसमें हर बार मैथडोलॉजी बताते हैं। उसके बाद आपने जो सोल्यूशन है आपका, उसके लिए आपने अप्रोच कौन सी यूज़ की। तो आमतौर पर जो सोल्यूशन होता है उसमें हम एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल क्या होता है, मॉडल में 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट्स क्या हैं, कितनी है, उसके बाद बीच में फिर कुछ प्रोसेस होगा, वो एक फेज़ हो सकता है, 2, 3, 4, 5 फेजेज हो सकती हैं, और एंड पे आउटपुट आएगा। तो आमतौर पर एक मॉडल होता है वो इसी तरीके से काम करता है। तो वो जो मॉडल अपने हो सकता है आपको एल्गोरिथम बनाए, हो सकता है कोई प्रोटोकॉल आपने डिसाइड किया, जो आपने बनाया प्रपोज किया, हो सकता है कोई मॉडल बनाया है आपने, तो बहुत सारी किसी के सोल्यूशन हो सकते हैं। तो जो भी सोल्यूशन है वो सारा आपने इस यूज अप्रोच वाले चैप्टर में इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आप इनपुट्स क्या थी, फिर आपने उनको किसने फेजेस में प्रोसेस किया है, 2, 3, 4, 5 फेजेस जिनमें भी आपने प्रोसेस किए, एल्गोरिथम खुद बनाया या बना, अगर कोई एल्गोरिथम सागर है आप कंप्यूटर के लोग हैं तो कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज़ होगा उसमें, वो एल्गोरिथम आपने खुद बनाया या बनाया इस्तेमाल किया। बहुत सारे एल्गोरिथम जैसे मशीन लर्निंग है और बहुत सारे एल्गोरिथम अवेलेबल है, वो आप इसी वो आप जो भी आपने इस्तेमाल किए है वो सारा आप इसमें बता दें। उसके बाद ये तो है, यहाँ तक है थ्योरी, यहाँ तक है ये आपने उसका कॉन्सेप्ट दे देना, अपनी अप्रोच का क्या दे देना है, कॉन्सेप्ट दे देना। उसके बाद 5वें चैप्टर में हमारी बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए और अभी भी आ रहे हैं और पहले भी आते रहे हैं, जो कोर्स सिलेक्शन करते हैं कि हमें वो कोर्स है जिसमें प्रोग्रामिंग ना हो। तो आप ऐसे करें, जिस बंदे ने प्रोग्रामिंग नहीं की या नहीं करनी वो ना एमफिल होम इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लें। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ये वही बात है, उर्दू में एक मुहावरा है कि दरिया में रह के तो मगरमच्छ से प्यार वाली बात है कि करना आपने BS कंप्यूटर साइंस है या एमफिल कंप्यूटर साइंस है या आगे PhD कंप्यूटर, बहुत सारे PhD के स्टूडेंट्स हैं जी हमें PhD करा दें लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि जो है एक बंदा पानी में रहेगा तो गीला नहीं क्यों नहीं होगा, मेरी समझ ये कैसे पॉसिबल है। तो ओढ़ना बिछोना ही प्रोग्रामिंग है, तो मतलब कैसे मतलब आप प्रोग्रामिंग से बच सकते हैं। और बहरहाल ये कुछ चंद 5-10% लोगों की सोच है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग करें, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएं, छोटा मोटी इम्प्लीमेंटेशन बारे में बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी है, वो करना इसका हिस्सा है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया है, ये भी हार्डवेयर इस्तेमाल हो आपके काम में। सॉफ्टवेयर कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, कौन से टूल्स, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बहुत सारे आपको जैसे मशीन लर्निंग के लिए आपको बने बनाए सॉफ्टवेयर में, जैसे मैटलैब है, मैटलैब में बहुत सारे एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड है। ये रैपिड माइनर एक टूल है, उसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड है। आप उसको डाटा देंगे, वो आपको उसकी जो भी आपने क्लासिफिकेशन करनी है, क्लस्टरिंग करनी है, एसोसिएशन करनी है करके वो आपको दे देगा। इसी तरीके से पाइथन का एक टूल है एनाकोंडा, उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट्स हैं, वो उनमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं। आप उसको तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सारे एल्गोरिथम खुद इम्प्लीमेंट करने हैं, लेकिन अगर कहीं थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ भी जाए तो कारण नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है ये इंसान का सिर्फ वहम होता है जी मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं और सब कर लेते हैं। ये मैंने ऐसे लोगों से प्रोग्रामिंग कराई है, ऐसे लोगों से मैंने MSP प्रोग्राम किया है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, जो अपने मुंह से कहते हैं जी मैं तो एक लाइन भी नहीं लिख सकता, फिर माशाल्लाह लिख पाए, फिर उनसे माशाल्लाह 2-2000 लाइनों का भी कोड लिखता हूँ। तो ये सिर्फ एक ना अपनी वो इसकी वहम होता है इंसान को, और दिल की बात होती है, ये बस नहीं करना। तो अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है, इसका आप कर सकते हैं। बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बनी बनाई, जो बनी बनाई नहीं मिल रही फिर वो आपको खुद करनी है। जब आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे
तो इसकी आमतौर पर जो आउटपुट होती है उसको हम रिसर्च की ज़बान में क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप टूल। वो एक टूल होगा जो कि प्रोटोटाइप, इसको प्रोटोटाइप क्यों बोल रहे हैं कि फाइनल नहीं है। तो रिसर्च में आपने देखें आप जो भी लिखेंगे ना, जो भी लिखेंगे वो आपको डिफेंड करना है। अगर आप लिखेंगे कि मैंने एक बड़ा VIP बेहतरीन किस्म का बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर बना दिया मैंने, ये लिख दें आप, तो आपको बाद में साबित भी करना पड़ेगा कि ये VIP भी है, ये खूबसूरत भी है, और ये बेहतरीन भी है, और ये वो भी है, और ये भी है। तो आप देखें मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो काम जितना किया ना उतना ही लिखें। तो प्रोटोटाइप टूल क्या होता है, प्रोटोटाइप पहला प्रोटोटाइप होता है, दूसरा पहले प्रोटोटाइप में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग होती हैं, कुछ आधा काम हो रहा है आधा नहीं हो रहा। फिर सेकंड प्रोटोटाइप में वो और बेहतरी होती है, थर्ड, तो चौथे पाँचवें प्रोटोटाइप तक जब जाते हैं तो सॉफ्टवेयर काफ़ी मेच्योर हो चुका होता है। वो फाइनल प्रोडक्ट पता नहीं चौथे प्रोटोटाइप के बाद बनेगा, छठे के बाद बनेगा, हमें नहीं पता। तो हमने अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी काम है, उसमें हमने एक प्रोटोटाइप टूल दे दिया है बस। अब उसमें जो भी कमी रहेगी, जो भी कमी पेशी होगी, वो हम कहेंगे ये भी प्रोटोटाइप टूल है। तो बड़े एहतियात से टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि कोई भी एक लफ्ज़ में ना गले पड़ सकता है। मेरा MS का वाइवा था और उसमें ना मेरा काम इमेज प्रोसेसिंग पे था, और मैंने PC एल्गोरिथम यूज़ किया, उसको C# में और C++ इम्प्लीमेंट किया। तो लिटरेचर रिव्यू में मैंने न्यूरल नेटवर्क पे थोड़ी बात की। न्यूरल नेटवर्क्स मैंने बताया ना कि हालांकि मेरा टॉपिक न्यूरल नेटवर्क्स नहीं था, मैंने एल्गोरिथम PC यूज़ किया, लेकिन लिटरेचर रिव्यू का जो टेबल उसमें फिर और भी चीज़ कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क भी लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जैसा आधे सफ़े का एक सफ़े का मैंने इसमें इंट्रो दिया था, न्यूरल नेटवर्क भी फलां बंदे ने यूज़ किए। तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि न्यूरल नेटवर्क इज अ मेथोडोलॉजी जो फलां की लिखी है मैंने। तो जो मेरे सुपरवाइज़र थे, एग्जामिनर थे, एक्सटर्नल एग्जामिनर कराची यूनिवर्सिटी से थे, डॉक्टर जमाल। तो बाकी तो उन्होंने किसी चीज़ पे कोई खास नहीं हुआ, तो वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा मुझे के बाद वो जो क्वेश्चन सेशन कहते हैं आपने ये लिखा है कि जी न्यूरल नेटवर्क इज मेथोडोलॉजी, तो आपको यकीन है कि मेथोडोलॉजी है। अब जिस एज में आप हैं ये बड़ी छोटी बात है, ऐसी बातें तो हम, बल्कि छोटी बात क्या है ही नहीं, ऐसी बातें तो हम किसी खाते में नहीं लाते, हम इसको तो कंसीडर ही नहीं करते कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। तो यही तो प्रॉब्लम है। तो अब मैं समझता है जैसे आप MS के स्टूडेंट हैं, तो इसी एज में मैं भी ऐसे ही था, 19-20 का फ़र्क होगा। तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जी मैथडोलॉजी लिखें या कुछ लिखें। तो कहने लगे कि जी ये आप मैथडोलॉजी नहीं है ये, अच्छा नहीं है, तो कहने लगे जी आप इसको चेक करें। उन्होंने खैर 10 मिनट काफ़ी सुनाई भी मुझे इसके ऊपर कि तुम्हें ये नहीं पता कि नेटवर्क मेथोडोलॉजी होती है, ये नहीं होती। अच्छा खैर मेरा ख़त्म हुआ वाइवा जो है, तो आधा पौना घंटा काफ़ी सारी करवाने के बाद जो है मैं फ़ौरन नीचे, मैंने पहला काम ये किया, मेरे ख्याल अगर आप में से कोई भी शायद ये काम ना करे, मैं पहला काम ये किया कि मैं लैब में गया, वहाँ नेट चल रहा था, मैंने सर्च किया कि नेटवर्क इधर मेथोडोलॉजी में, तो मुझे किसी मतलब ट्यूटोरियल पढ़े होते हैं, लिखा होता है नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क के बारे में, न्यूरल नेटवर्क ये है, न्यूरल नेटवर्क वो है, वो जो है मैंने उसमें जब सर्च किया तो मुझे कहीं भी न्यूरल नेटवर्क मेथोडोलॉजी नजर नहीं आया। आप करके देखिए। तो लोगों ने लिखा हुआ था कि न्यूरल नेटवर्क इज अ टेक्निक। तो वो फिर मुझे डॉक्टर जमाल की बात समझ में आई कि एक्चुअली वो कहना क्या रहा था। ठीक है, तो ये वही मसला है कि किसी लड़की को औरत कह दे तो कितना माइंड करती है। मतलब देखिए ना, अब कहने, ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, और इसी तरीके से किसी लड़के को अंकल कह दें तो कितना माइंड करेगा। मतलब तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि आपको बड़ी आसानी से बात समझिए। हालांकि लड़की भी एक औरत ही है, ठीक है, और लड़का भी अंकल, चलो मतलब अब मुझे कोई अंकल कह सकते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। बहुत शुक्रिया। ये ना मैं जब सेशन लगाऊंगा मैं याद में 5 साल। अच्छा, तो ये जो है ना टर्म्स होती हैं, सारी टर्म्स हर जगह इस्तेमाल नहीं होती।
ठीक है। अच्छा यही बात है कि आप, अच्छा बड़ी उम्र की खातून को आप लड़की कहते हैं वो खुश हो जाएगी, वो ये नहीं कहेगी कि मैं तो औरत हूँ मुझे आप लड़की क्यों कहा। या एक बड़े आदमी को जो उम्र 50-55 साल का कोई शख्स है, आप उसको लड़का कहते हैं वो खुश हो जाएगा जैसे मैं खुश हो गया। ठीक है, तो फर्क समझ रहे कि हर लफ्ज़ ना हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये काम भारत ये आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस तरह बातें समझ आती हैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अच्छा इसको कहते हैं एकेडमिक राइटिंग, इसको क्या कहते हैं एकेडमिक। इसी तरीके से आपने BS में या MS में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा टेक्निकल राइटिंग का, इंग्लिश एंड टेक्निकल राइटिंग। उसमें आपको ये बताया जाता है कि बिजनेस के अंदर आप कोई रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई लेटर लिखना है, आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपने जॉब एप्लीकेशन है, या और बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो बिजनेस लेटर्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, तो वहाँ उनके अपनी एक वोकैबुलरी है, उनका अपना एक तरीकाकार है। ऊपर हेड ऐसे होगा, बॉडी ऐसे होगी, नीचे फुटर ऐसा होगा, फलां ये होगा, ये भी लिखना ये भी लिखना, ऐसे ये चीज़ें लिखनी है और ये चीज़ें नहीं लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि इसमें टेक्निकल राइटिंग में। एकेडमिक राइटिंग जो है वो रिसर्च का हिस्सा होती है। ये मैं आपको एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड जो चीज़ मैंने बताई, बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते। या इस तरह कुछ चीज़ें मैं आज बताऊँगा, कुछ इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में आने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगा। ये मेथडोलॉजी और टेक्निक में क्या फ़र्क है। जी तो बता सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी जो है ना वो है टेक्निक से। टेक्नोलॉजी किससे है, टेक्निक से। तो ये टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, जिस तरह की टेक्नोलॉजीज मतलब ये टेक्नोलॉजी, अगर आप हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के साथ साइंस का लफ्ज़ आ रहा है। आप दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस का लफ्ज़ नहीं देखेंगे, कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको, ना किसी बुक में, ना किसी वेबसाइट पे, ना किसी बंदे से सुना। लफ्ज़ क्या है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप कहीं भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस का लफ्ज़ नहीं देखेंगे। ये है वो अहमियत, ये कि जो वर्ड जहाँ इस्तेमाल होना है वो वहीं इस्तेमाल होना है। ये हमारी चॉइस नहीं है कि बस जो वर्ड लफ्ज़ आया ना बस जड़ गया बस ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। सफ़े भरने, सर ने कहा था 4 सफ़े भरने हैं, भर दिए। अब नहीं पसंद लफ्ज़ तो खुद ठीक कर लेंगे। आमतौर पर ना स्टूडेंट्स का ये एक रवैया होता है, बाकी हमने पूरा कर दिया है, अब टीचर जाने उसका काम जाने। जी तो मेथडोलॉजी आमतौर पे मेथड से निकलता है। मेथडोलॉजी किससे निकलता है, मेथड क्या होता है, चाय बनाने का एक मेथड है, चाय बनाने की टेक्निक नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें टेक्निक पे काम करती हैं और कुछ चीज़ें मेथड पे काम करती हैं। तो ये आप इसको अगर थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको ये फ़र्क और वाज़ेह आ जाए। तो चूँकि न्यूरल नेटवर्क्स जो ह्यूमन ब्रेन की जो एक टेक्नोलॉजी है, मतलब जिसमें न्यूरॉन्स हैं और वो सारा एक सिस्टम है कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, उसको कॉपी करके बनाया गया है। ठीक है, तो वो उसको हम मेथडोलॉजी नहीं कह सकते हम, समझ आई। बहुत सारी चीज़ें हम नेचर को देख के फॉलो करते हैं। अब जहाज़ जो बनाए गए वो किसको देख के बनाए गए, परिंदों को, कि वो क्या टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं बैलेंस करने के लिए, उड़ने के लिए, लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। तो तकरीबन वही सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये अब ये एक एक लफ्ज़ के पीछे पूरी पूरी कहानी होती है, पूरी पूरी स्टोरी होती है। खैर सर जी, चाय को बनाने के लिए तो मेथडोलॉजी यूज होती है, तो चाय को अच्छा बनाने के लिए टेक्निक यूज हो सकती है। आपके ध्यान में क्या टेक्नोलॉजी है उसको अच्छा बनाने के लिए? मेरे ध्यान में कोई टेक्निक नहीं है, मैं एक बस सादा एग्जांपल से इसको समझना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, मैंने देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आमतौर पे ना ये आपके पास हम मुख्तलिफ रेंच इस्तेमाल करते हैं नट बोल्ट खोलने के लिए। ठीक है,
तो उसकी टेक्निक क्या है कि अगर आप सही सिमत में ज़ोर लगाएंगे तो वो खुल जाएगा, गलत सिमत में ज़ोर लगाएंगे तो नहीं खुलेगा। उसकी टेक्निक है इसकी। अगर आप सही टेक्निक सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो वो काम करेगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इस चीज़ में। आमतौर पे जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं ना, नेचुरल मतलब ये जेनेटिक एल्गोरिदम्स हैं, वो ये हमारे जो क्या कहते हैं उसको, जीन्स और जेनेटिक्स को देख के उन्होंने उसको कॉपी किया। बहुत सारी चीज़ें वो नेचर को देख के कॉपी करते हैं, तो आमतौर पर उसको टेक्निक कहते हैं आमतौर पर। बहरहाल इसके ऊपर लंबी डिस्कशन हो सकती है। तो न्यूरल नेटवर्क्स इज अ टेक्निक नॉट मेथोडोलॉजी। तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है उसके बाद आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उसको डिफरेंट इनपुट्स देंगे और उसकी आउटपुट चेक करेंगे। उसको डिफरेंट इनपुट्स देंगे और आउटपुट्स चेक करेंगे उसको। तो वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए आपने, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होगा, मतलब आप उसमें बताएंगे कि आपने इनपुट्स कितनी ली, 100 इनपुट थी, एक इनपुट की लेंथ कितनी थी, उसमें वर्ड्स कितने थे, अगर इमेज ली है तो कितनी इमेज लेके आपने टेस्ट किया। फिर उसमें आमतौर पे अगर आप मशीन लर्निंग में तो एक ट्रेनिंग सेट होता है, एक टेस्टिंग सेट होता है, इस तरह की। तो हर जिस तरह का काम होगा उसमें आपने एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल बतानी है आपने। तो उसमें कंप्यूटर जो इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर वो आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, उसकी आप स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि इस तरह का कंप्यूटर होगा, इतनी का मिनिमम स्पेसिफिकेशन होगी तो ये रन होगा, इस पर रन नहीं होगा, और जो भी इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसमें सारा, तो ये प्रैक्टिकली करके आपने इसमें प्रूव करना है इसमें जी। तो ये चीज़ इम्प्रूव हो, ये प्रोटोटाइप टूल बन चुका है। अब इस टूल को आपने इनपुट देनी है डिफरेंट टाइप्स की, हर तरह की 3, 4, 5 किस्म की। तो उसमें से फिर ये देखना है कि इस तमाम टाइप की इनपुट्स के लिए काम करता है या सिर्फ एक आदि के लिए काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो 7वां चैप्टर होगा